वनकम वंदनों स्वागत है नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 5 मार्च हमारा, लेकिन कल का बाकी था आर्टिकल, तो दोनों को कंबाइन करके हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तारीख को है ना एक सर्वे के बारे में बताया गया है। जैसे आपको पता है, इस बेसिक में एक बार ब्रीफ बता देती हूँ। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ना एलपीजी सिलेंडर जो स्कीम है ना, उज्ज्वला योजना जिसको बोलते हैं, ठीक है, 2016 के आसपास से ये स्कीम लॉन्च हुआ था। और ये काफ़ी चर्चा रही पिछले 3-4 साल से ना, कि जब इसका डेटा देखा गया 5 साल बाद क्या इम्प्लीकेशन हुए, तो बताया जा रहा था कि वुमेन जो है उनके पास बहुत सारा टाइम बचता है और वो उस टाइम का यूज़ ना अपने एम्प्लॉयमेंट में लगा सकती हैं, स्पेशली जो रूरल वुमेन है ना। तो यहाँ पे ना एक डेटा बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, जिसमें राइटर और उनकी जो टीम है उन्होंने सर्वे किया है ना। तो वो ये बता रही हैं कि ओवरऑल जो सर्वे करने के बाद हमें जो पता चला ना, वो टाइम इतना भी नहीं है कि वो वुमेन जो है एक अपने रोजगार में जाके लगा के वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। ठीक है, तो क्या है, इसी पे इर्द गिर्द ही पूरा आर्टिकल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो अभी रिसेंट जो है पीरियोडिकल लेबर सर्वे फोर्स के डेटा के अकॉर्डिंग बता रही हैं कि देखिए, जैसे लेबर का अगर वुमेन्स पार्टिसिपेशन देखिए लेबर सर्वे में, तो आज भी 28 से 35 के बीच में ही परसेंटेज है, जहां 75% आज भी इंडिया के मेल जो है वर्किंग है, यानी काम करते हैं, घर के अलावा बाहर जाके पैसा कमाते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ 28 से 35% के आसपास या मैक्सिमम 32% ही वुमेन ऐसी हैं जो काम करती हैं। रेस्ट ऑफ द वुमेन जितनी भी हैं, चाहे वो अर्बन लाइफ में हो चाहे वो रूरल लाइफ में हो, वो सारी घर पे ही हैं। ठीक है, यानी उनका जो काम है वो सर्विस दे तो रही है घर पे, घर के साफ सफाई, घर का जो केयर है, वो सब चीज़ें, लेकिन वो अनपेड है क्योंकि उससे उनको सैलरी तो नहीं मिल रही ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि वुमेन का जो टाइम पीरियड है, जो बताया जा रहा था कि उज्ज्वला स्कीम्स के वजह से जो बहुत सारा हमें टाइम बचा है, तो उसके बारे में राइटर बता रहे हैं कि 2019 का अगर आप डेटा देखोगे सर्वे का, कि डेली टाइम जो मेजॉरिटी बताया गया, वुमेन का सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है ना उनके पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में और पूरे मंथ में, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनका जाता है कुकिंग में, यानी खाना बनाने में जाता है सबसे ज़्यादा। 24 घंटे में से, जैसे नियरली उन्होंने बताया है कि 2019 में बताया गया कि 24 आवर्स यूज़ किया गया था यहाँ पे, और 3000 लोगों के हाउस होल्ड्स का सर्वे देखा गया इंडोर का, कि घर पे रहते हुए कितना काम करते हैं। तो उसमें नियरली 60 घंटे है ना, उसमें से 60 घंटे में से स्पेशली अगर आप देखोगे तो 40 घंटे तो ऐसे हैं कि इस पूरे तरीके से वुमेन्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई घर के खाने में ही करती हैं। और इसका मतलब पर हफ्ते कम से कम, पूरे दिन में कम से कम 4 घंटे तो ऐसे ही ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों में जाता है। दैट मीन्स एक पार्ट टाइम जॉब जो आपका 5 से 6 घंटे के पार्ट टाइम जॉब की इक्विवेलेंट ही जो है डोमेस्टिक जो चॉर्स करने में टाइम लगता है, वो पूरा वुमेन का जा रहा है। ठीक, इसके अलावा 75% ऑफ जो वुमेन्स है वो, और मेनली जो है वो क्या करती हैं, जो फायरवुड होते हैं, जो काउ डंक होते हैं, उन्हें कलेक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है उनका। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए आज भी भले मान लीजिए उज्ज्वला योजना जो एलपीजी गैस सिलेंडर वाला स्कीम है, वो भले गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया हो, लेकिन रिफिलिंग तो करनी पड़ती है ना। लेकिन आज भी 20 करोड़ की जनता ऐसी है जो आज भुखमरी की शिकार है ना। तो उनके पास आप जाके बोलोगे कि आप मंथली रिफिलिंग करते हो, कि जहाँ गैस सिलेंडर का प्राइस 1200 उससे भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल है ना उनके लिए, क्योंकि अर्निंग का सोर्स ही बहुत कम है उनके पास। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है, वो अब जो है रूरल वुमेन में, ऑल्दो नो डाउट पहले से क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जो फायरवुड है चाहे काउ डंक है वो यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग के लिए बहुत हार्मफुल था। आज भी है, लेकिन रेशो बहुत कम हो गया है। कार्डियोवेस्कुलर लंग डिजीज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है वुमेन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या वो टाइम अब जो बच रहा है वो इनफ है? तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि अगर आप डेटा देखोगे कि जो फीमेल्स एलपीजी गैस का यूज़ करती हैं और जो फीमेल्स एलपीजी गैस का यूज़ नहीं करती हैं, तो इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है भी है ना, तो मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे का है। ठीक है, 30 घंटे का, और मुश्किल से वो शायद दिन में 5 से 10 मिनट भी निकाल पाते। तो ओवरऑल हफ्ते में अगर 30 मिनट या पूरे दिन में भी 30 मिनट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को है ना वो रेस्ट में ही निकालेगी। ठीक है, उसके रेस्ट के लिए, लेजर टाइम के लिए। ठीक, तो यहाँ पे राइटर का यही कहना है कि पर वीक नियरली अगर आप बोल लो ज़्यादा से ज़्यादा
30 से 70 मिनट के आसपास, तो 20 से 30 मिनट तो उसके खुद के रेस्ट के लिए ही चला जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे राइटर का कहना है अगर 30 मिनट बचता भी है तो वो अब सोचिए 30 मिनट में कोई पर्सन घर से बाहर जाके वो अपना एम्प्लॉयमेंट करके वापस घर भी रिटर्न कैसे हो सकता है ना। तो एक तो ये है कि जो बचा हुआ टाइम है वो इतना इनफ नहीं है। दूसरी बात, अगर हमें इम्प्रूव करना भी है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को तो वो कैसे करेंगे फिर। तो यहाँ पे कह रहे हैं देखिए जो टाइम हमें लग रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की वजह से क्या हो रहा है, फीमेल को जो फॉसिल फ्यूल्स कलेक्ट करने में टाइम जाता था, जैसे आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग अगर गांव से टच रखते हो विलेज से, तो या फिर आप कभी गए हो, तो पहले क्या होता था कि जो लकड़ियाँ होती हैं या फिर गोबर के थेपले जो होते हैं, है ना, वो तो चलो थेपले तो अपने आसपास छत पे या पीछे जो है रख लिया जाता था, लेकिन अगर लकड़ियाँ वुड कलेक्ट करना हो ना तो स्पेशली वुमेन्स जो है अपना ग्रुप बना के जाती हैं, है ना। कटाई काटना पड़ता है, वो सूखे जो पेड़ होते हैं उनको काटना पड़ता है। ये बहुत ही एक फिजिकल वर्क होता है वुमेन्स का, आज भी होता है लेकिन रेशो बहुत कम हो गया आज के टाइम पे, है ना। तो वहाँ पे वो जो टाइम है जाता है, तो उन्होंने बोला कि एलपीजी की वजह से ये टाइम रिड्यूस हुआ है फीमेल का, लेकिन वो इतना नहीं हुआ है कि वो एक नया उस काम को बचा के, क्योंकि बाकी काम तो खाना बनाना, बाकी चीज़ें साफ सफाई, बर्तन तो है ना, तो वो बचा के टाइम जो 30 मिनट बच रहा है उसका वो कहीं और नहीं लगा सकती है। दूसरी बात, यहाँ राइटर जो मेन चीज़ बता रहे हैं ना, अगर टाइम बच भी जाएगा ना तो यहाँ इशू रूलर के डेली वेज की बात है कि अगर आप वो बचा के के काम भी करोगे ना तो भाई पहली बात तो अनस्किल्ड हो आप, है ना, आपके पास कोई स्किल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग जॉब नहीं है, कोई सर्विस जॉब नहीं है कि आप जो है गाँव में, हमारा रूरल, अभी इंडिया का रूरल जो है डेवलपमेंट स्मार्ट विलेज नहीं आया है अभी तक। जितना हम अर्बन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 10% भी रूरल में नहीं होता है जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके एग्रीकल्चर के अलावा, है ना। तो यहाँ पे राइटर यही दूसरा जो इशू बता रहे हैं कि टाइम से ज़्यादा, कि अगर वो टाइम बचा भी लेते तो रूरल एरिया में ना तो वेज रेट इतना अच्छा है, ना ही अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो वो टाइम बचा के भी क्या फ़ायदा है वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये जो इशू है वो हाईलाइट होती है। तो प्रधानमंत्री देखिए ऑब्वियसली राइटर ये भी बता रही है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नो डाउट अप्लॉस के काबिल है, मतलब तारीफ़ के काबिल है, ह्यूज सक्सेस हुआ है, क्योंकि वुमेन्स का इससे जो हेल्थ इश्यूज़ है उससे कंसर्न, ऊपर से हमारा जो पोल्यूशन होता है वो भी कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट, जैसे क्योंकि CO2 क्या होता है, आप जो वुडन वगैरह है उसमें कार्बन्स होते हैं, उसको जलाते हो तो उससे CO2 एमिट होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। एलपीजी की वजह से एटलीस्ट कम हुआ है ये रेशो, है ना। लेकिन तीसरा इशू जो है राइटर बता रहे हैं कि देखिए कि एलपीजी, अब आप सोचो, गवर्नमेंट ने भी 2 या 3 सिलेंडर फ्री में दिया था, मतलब एक सिलेंडर के साथ 2 या 3 बार रिफिलिंग फ्री दी थी, उसके बाद तो उन्हें ही करवाना है। आज भी हमारे जो देश है उसमें कितने ज़्यादा लोग मार्जिनल सेक्शन लोग हैं, स्पेशली अगर आप रूरल एरिया में, मार्जिनल सेक्शन एरिया जिनके पास 1 से 2 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, 1 एकड़ से भी कम है, मेजॉरिटी फार्मर्स ऐसे हैं। अब उनको बोलो कि महीने की भैया उनकी कमाई शायद 5,000 भी नहीं है मंथली, वो भी सीज़न टू सीज़न वेरी करेगा। अब उनके लिए हर महीना एक सिलेंडर का यूज़ करना कितना ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं डेटा एलपीजी के रिफिलिंग के हिसाब से उन्हें 12 सिलेंडर तो यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने दिया है उसके बाद एनुअली वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि बाकी जो बचे हुए 9 हैं, 9 सिलेंडर का रिप्लेस वो किससे कर रहे हैं, वापस से जो वुड है ना, जो वुड है, जो काऊ डंक है, उससे वो रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका बजट भी तो उतना सपोर्टिव नहीं है ना। वेजेस इतने हाई क्वालिटी के तो वेजेस अच्छा खासा तो नहीं मिलता रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर से भी इस फसल के हिसाब से उनकी खेती होती है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हैं, आपस में लिंक्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे फैक्ट शीट्स के हिसाब से भी वही बता रहे हैं कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का इतना है नहीं, तो हमें यहाँ पे रेगुलर काम करने की ज़रूरत है। पीरियोडिक लेबर सर्वे के अकॉर्डिंग मेथोडोलॉजी जो यूज़ करी है उसका यूज़ करके हमें फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे देखिए, लैंडिंग पे अभी नासा ने ना, अमेरिका की कंपनी है, इसने प्राइवेट कंपनी है एक्चुअली। अब देखिए आपको तो पता है नासा में तो काफ़ी पहले से ही जो है प्राइवेट प्लेयर्स का काफ़ी बोला आ चुका है। अब जो है फायरली एरोस्पेस सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सेवरल अराइवल्स के बाद रूलर सरफेस पे अब फायरली ब्लू गोस्ट मिशन सेकेंड टाइम जो है प्राइवेट कंपनी लैंडेड होने वाली है ना। तो यहाँ पे ये फायर ब्लू के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इतनी डिटेल्स दे
चीज़ें नहीं रखी। जैसे ये क्या करेगा, फायर ब्लू गोस्ट जो स्पेस सैटेलाइट है, ये मून में जाके, चंद्रमा के पे जाके, वहाँ के सरफेस पे, वहाँ के एक्सप्लोर्स के डस्ट मिटिगेशन मेथड्स, वो क्या क्या रोटेशन करता है, लूनर जो डेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब के बारे में ये रिसर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रखी है। और जापान का यहाँ पे बता रखा है कि जापान पहला देश था जिसने सक्सेसफुली मून लैंडिंग कराया। आप एक बार प्लीज़ गूगल करिएगा कि अभी तक के मून लैंडिंग्स के जितने भी सैटेलाइट है ना, स्पेशली वैसे तो एग्जाम में इंडिया से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप एक बार नाम देख लीजिएगा कि मैच द फॉलोइंग में कह देगा इसरो ने ये लॉन्च किया, ऑल्दो वो होगा किसी नासा का या फिर जापान का। अगर बाहर का नहीं पढ़ना, मैं थोड़ा स्मार्टली बताऊँ, अगर आपको नासा, जापान सबका याद नहीं हो रहा तो एटलीस्ट इंडिया के सैटेलाइट याद कर लो कि ये इंडिया के सैटेलाइट्स तो ये लिस्ट है, ताकि अगर ऑप्शन में आएगा तो एलिमिनेट करोगे कि भैया ये इंडिया का तो नहीं है ना, क्योंकि इंडिया का आपको याद है तो ठीक है। दूसरा जो है आर्टिकल यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर पे है। अब ये पूरा आर्टिकल डेटा से भरा हुआ है, लेकिन हमें प्रीलिम्स के हिसाब से कैसे स्मार्टली यूज़ करना है मैं बताती हूँ। देखिए ये सारे लिस्ट है ना, हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मोस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी कौन सी है, इम्पोर्ट कमोडिटी कौन सी है, या आजकल स्टेटमेंट वाइज में दे रखा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, या इंडिया जो है पाम ऑयल इम्पोर्ट करता है इंडोनेशियन नेशन से, है ना। आपने PYQ देखा होगा UPSC के। तो ये सारी जो लिस्ट है ना, ये एक्सपोर्ट तो आप सीधा एक शीट उठाओ और अपने ये पूरे लिस्ट लिख लो इसको। और इसका क्या करो, इसका एक काम ज़रूर करना, हर एक प्रोडक्ट का आप एक बार ये देख लेना कि हमारा जो इंडिया का स्टेट है ना पूरे इंडिया में, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके ही देश से उत्पादन हो रहा है। तो आप ये एक बार देख लेना, मेजॉरिटी कम से कम 3 स्टेट याद कर लेना कि मरीन प्रोडक्ट में कौन से 3 मेजर स्टेट हैं सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करते हैं। बासमती राइस के कौन से हैं, स्पाइसेस के कौन से हैं, बफेलो मीट के कौन से हैं, टोबैको कौन से हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ये सारे कमोडिटी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। टॉप 3 स्टेट्स याद कर लो इंडिया के, और याद रखना ये सारे एक्सपोर्ट है, ठीक है। सेम इंपोर्ट में जहां हम बाहर से मंगवाते हैं उसमें ये कमोडिटी जो सबसे ज़्यादा इंडिया कमोडिटी बाहर से मंगवाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये लिस्ट तो तैयार है, लेकिन इसके साथ आपको ये देखना है हर एक कमोडिटीज़ का कम से कम 3 नेशंस याद कर लीजिएगा। ये इंटरनेशनल लेवल है, इंपोर्ट आप बाहर से कर रहे हो तो भैया हमने वेजिटेबल ऑयल्स किन किन देशों से मंगवाया है, जैसा कि अगर इंडोनेशिया से हो गया, वियतनाम से हो गया, है ना, साउथ ईस्टर्न एशियन से हम बहुत ज़्यादा ऑयल मंगवाते हैं, पाम ऑयल वगैरह, रशिया से मंगवाते हैं। तो इस तरीके से 2-3 नेशंस हर एक कमोडिटी का आप याद रख लिए, इसमें इंटरनेशनल होगा, इसमें स्टेट लेवल का, ठीक है। इनफ है प्रीलिम्स के लिए, मेंस में तो वैसे भी डेटा इतना खास यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल है EPIC का। देखिए EPIC क्या होता है, जैसे आपने ना इलेक्शन वोट कार्ड देखना अपना, यहाँ पे इस तरीके से लाइन बार कोड होता है और यहाँ पे है ना एक 7 डिजिट का नंबर होता है, जैसे ABCD 1 2 3 4 5 7 नंबर का डिजिट होता है। आप देखना अपना जो वोट कार्ड होता है तो उसी को ही EPIC कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ममता बनर्जी ने बताया है कि यहाँ पे ना काफ़ी इलेक्शन कमिश्नर ने भी इग्नोर किया है और यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 का वायलेशन करके बहुत सारे फेक आईडीज़ बनाए हैं जिसमें कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या होता है कि अब जैसे आपके पास ऐसा कार्ड है तो एक ही इंसान कम से कम 5 बार भी जाके वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये फेक आईडीज़ का जो है एलिगेशन इन्होंने लगाया है। तो ये ओवरऑल इसमें आर्टिकल है, बाकी कुछ इसमें बताया नहीं गया। बाकी यहाँ पे जो है उड़ीसा के ऑलिव रिडले के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है ये UPSC का। ऑलिव रिडले के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जैसे ये उड़ीसा का गहीर माता है ना, ये 2 एरिया है, गहीर माता और ऋषिकुल्या। पूरे वर्ल्ड में ना मैक्सिको और कोस्टा रिका के बाद ये दो जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ऑलिव रिडले नेस्टिंग करती है, ठीक है, यानी अपने अंडे देती है। और नेस्टिंग देने के प्रोसेस को भी ना एरीबाड़ा कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हर साल सीजन में होता है, साल में 2 बार होते हैं, एक तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है, एक मार्च से अप्रैल के बीच में होता है। तो इनका सीज़न शुरू हो चुका है। तो इसमें साइंटिस्ट ने बताया कि इस बार बहुत ज़्यादा विटनेस किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एग ले किया है, ठीक है। प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके क्राइटेरिया IUCN स्टेटस अपेंडिक्स वगैरह ये प्लीज़ आप रिसर्च कर, इसमें लिखा नहीं है तो प्लीज़ आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है टर्मोइल के बारे में। आपको पता है USA के द्वारा टैक्सेस लगा चुके हैं 15% चाइना पे, 25% USA मैक्सिको पे। बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। इसमें फाइनली राइटर हमारे इंडिया के लिए जो काम की बात बता रहे हैं ना वो ये है कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे राइटर बता रहे थे भाई सीधी बात है, अब इंडिया को ना एक ग्लोबल पार्टनर बन के रहना है। अब आपको डरना नहीं है, आपको फाइट करना ही पड़ेगा, चाहे वो USA हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आप भी तो बहुत सारे जैसे बासमती राइस है, इंडियन सी फूड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस पर अगर वो टैरिफ लगाएगा तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे
राइटर बता रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे वो अगर टैक्स लगाते भी हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल अभी है ना, मीटिंग हुई है पिछले मंडे को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ना एक इशू जो बहुत ही कॉमन इशू है वो है एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट की। जैसे आपको पता होगा केरला जैसे एरिया में जहाँ सबसे ज़्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं, केरला कर्नाटका में, तो वहाँ पे एलिफेंट के कॉरिडोर्स में हमने क्या करना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि जो हाथियाँ होते हैं ना, ऊपर पर्वत से जो अन्नामलई है, अनईमुड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पंपा रिवर है, उसके आसपास के रीजन से ना जो एलिफेंट्स होते हैं वो नीचे जहाँ पे खेती बाड़ी होती है या चाय के प्लांटेशंस होते हैं वहाँ पे आके उनको ख़राब कर जाते हैं और कई बार इंसानों को मार भी देते हैं, क्योंकि कॉरिडोर के आसपास अपना अपना सेटलमेंट बना रखा है। तो आए दिन कोई ना कोई इशू केरला से तो मिलता ही मिलता है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, स्पेशली जो नीलगिरी वाला रीजन है, क्योंकि ये तीनों जंक्शन होता है केरला का, कर्नाटका का और तमिलनाडु का। और ये पूरा आपका जो ईशा फाउंडेशन, जो सदगुरु जी का जो वो है ना आश्रम, वो पूरा एलिफेंट कॉरिडोर में बना हुआ है, तो उन एरियाज़ में बहुत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन्हें एड्रेस किया है पीएम के द्वारा कि इस पे काम करने की हमें ज़रूरत है, एनिमल्स के इस पे। और इन्होंने अभी ना नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ के अंडर में 2,2900 करोड़ जो है कंजर्वेशन के लिए, स्पेशली लायन कंजर्वेशन के लिए पैसा जो है इसमें दिया है। और इन्होंने बोला कि, और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो आपके प्रोजेक्ट लाइन है वो कहाँ पे मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है, और पूरे एशिया का ही सबसे ज़्यादा जो नेशनल लाइन है वो आपके इंडिया के गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं, ठीक है। तो मेजरली इन्होंने इसी चीज़ पे हाईलाइट किया। तो आप एक बार लाइन प्रोजेक्ट के बारे में प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा शंकर अय्यर के बुक से, और ये जो ऑलिव रिडले वाला है ना वो भी आप शंकर से ही रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल जो है देखिए महाराष्ट्र स्लम एक्ट के ऊपर है। इसमें ना अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी सुनवाई का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि बॉम्बे में जो है आपको पता है धारावी स्लम है, तो उसके ऊपर है ना इसको, इस स्लम को हटा के यहाँ पे रीडेवलपमेंट करने के लिए, यानी बिल्डिंग्स को सही तरीके से बनाने के लिए डवेलर्स को दिया गया था, ठीक है। ये एग्रीमेंट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने क्या किया है, कई लोगों को स्लम से निकाल के उन्हें जो है रिहेबिलिटेट भी नहीं किया, यानी दूसरी जगह भी आपने शिफ्ट नहीं किया और उनकी जगह को हड़प लिया। तो ये केस फाइल गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इस पे केस सुनवाई चल रही है। यहाँ पे ऑल्दो देखिए 1971 के एक्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र का जो स्लम एरिया है, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, उसमें बताया गया कि जो भी डेवलपर होगा वहाँ पे स्लम का डेवलपमेंट करते टाइम लोगों के जो राइट्स हैं उसे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि ये डेवलपर क्या कर रहे हैं, जानबूझ के ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे स्लम्स का डेवलपमेंट करना उसको खींच रहे हैं वो। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा भी बोला गया था कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को इतना लंबा खींच रहा है स्पेशली स्लम एरिया के, वो बेसिक इंसान के फंडामेंटल राइट्स के बाद आप कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहे हो। अभी देखिए फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, वैसे आएगा तो अभी कब 18 मार्च को आएगा, तो इसलिए अभी वापस ये रिपीट होगा ये आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एक सोलर मैक्सिमम के बारे में है। नासा ने ना अभी लॉन्च किया है सोलर मिशन, जिसको वैंडेनबर्ग बोलेंगे, वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। उसका नाम ओवरली उसका नाम जो है ना पुंछ है, याद रखिएगा नाम आ सकता है, पॉलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। कोरोना किसको बोलते हैं, जो सन का बाहर जो जिसमें ब्लैक स्पॉट होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि जब सन की फ्लेयर्स निकलती है ना, कोई चीज़ जैसे आपने नॉर्मली कागज़ को जलाते हो तो देखना कागज़ जलने के बाद काला काला सा हो जाता है, अगर हल्का सा जला के बुझा देते हो पेज के तरफ होल होके वो पूरा काला काला हो जाता है। तो सेम वैसे ही सन से जहाँ से सबसे ज़्यादा फ्लेयर्स निकलती है ना वो जगह पूरा ब्लैक स्पॉट बन जाता है, तो वो इस पूरे रीजन्स को कोरोना बोलते हैं, है ना। तो उसकी स्टडी करने के लिए ही जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भेजा जा रहा है। यहाँ पे सोलर साइकिल के बारे में ये स्टडी करेगा कि सन और जो मून है और जो अर्थ है उसके बीच में जो सोलर सिस्टम होता है, लूनर एक्लिप्स होती हैं, वो किस तरीके से रोटेट करती हैं, कब कब आता है, इसके बारे में स्टडी होगी। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट जो दे रखा है प्रीलिम्स के हिसाब से हमारा इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स निकाले हैं सोलर मिशंस के लिए। तो आदित्य L1 है, ठीक है। इसके अलावा प्रोभा 3 बाय यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2024 में निकाला गया था। पुंज जो है अब नासा निकाल रहे, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। थैंक यू।